तो चलिए बच्चों, अपन क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग से देखते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप सब जो हैं जब क्वेश्चंस देखते हैं, जब मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। तो एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिएगा, एक्सरसाइज ओपन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, आप क्या लिखा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको 2 स्फीयर दिए हुए हैं। फर्स्ट पर चार्ज बोला है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और सेकंड पर चार्ज दिया 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। सेपरेशन 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.30 मीटर, और ये चार्जेस एयर में है। हमको इनके बीच में फोर्स फाइंड करना। नो डाउट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, F = 1/4 pi epsilon naught into K into Q1 Q2 by R square। इस फॉर्मूले में K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और वो हमको क्वेश्चन में गिवन है एयर। और मैंने आपको बताया था कि एयर के लिए K की वैल्यू 1, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught को 9 into 10⁹, Q1 हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 7, Q2 हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन R स्क्वायर 0.3 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कौन सा फोर्स आएगा, ये रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2. What is the distance between the two spheres? And second, what is the force on the second sphere due to the first? तो क्वेश्चन में हमको द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, ये हो गया आपका 0.4 माइक्रोकूलम। सेकंड ये हो गया माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, और फोर्स हमको गिवन है 0.2 न्यूटन। हमको फाइंड करना है फर्स्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली फर्स्ट जो है वो सेकंड पर जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड भी फर्स्ट पर सेम फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स जो होते हैं, फर्स्ट चार्ज सेकंड पर और सेकंड फर्स्ट पर, दोनों एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड के अप्लाई करते हैं, और वो हमको फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन। तो सॉल्यूशन F = 9 × 10⁹
Q1 0.4 माइक्रो, 0.8 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। फोर्स गिवन है 0.2, ये जाएगा 9 × 10⁹ इंटू ये हो जाएगा आपका 0.32 माइक्रो स्क्वायर 10⁻⁻12 अपॉन r स्क्वायर। वैसे तो जरूरत नहीं थी क्योंकि अपन को डिस्टेंस निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁹ 0.32 माइक्रो स्क्वायर अपॉन 0.2 को 0.20 कर दो तो अपन ये पॉइंट को हटा देंगे, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू यह हटेगा, ये 10 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा, तो ये 16 इंटू यहाँ पर 10⁹ 10 कैंसिल होगा, 10⁸ इंटू माइक्रो स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, 10⁸ हो जाएगा 10⁴, माइक्रो स्क्वायर हो जाएगा माइक्रो, तो r इज इक्वल टू 12 माइक्रो 10⁻⁻6 -2 मीटर, मतलब 0.12 मीटर ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब रहा फोर्स का सवाल, तो फर्स्ट सेकंड पर जितना फोर्स लगाएगा सेकंड भी फर्स्ट पर सेम फोर्स लगाएगा, तो 1 2 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू 0.2। ये फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और नो डाउट अनलाइक चार्जेस हैं, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। चेक दैट द रेशियो K into E square upon capital G into ME into MP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो हमको ये रेशियो है K into E square upon G into ME into MP। पहली चीज तो आप देख ले ध्यान से डिनोमिनेटर को, उसमें लिखा है डिनोमिनेटर में G इंटू ME इंटू MP। G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। और यदि डिनोमिनेटर में r स्क्वायर और होता डिवाइडेड बाय r स्क्वायर तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता। इसका मतलब है कि यदि हम इसको K इंटू ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और G इंटू MP इंटू ME अपॉन r स्क्वायर, हमने क्या किया, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया r स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। यहाँ बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो K है ना ये कंप्लीट कांस्टेंट है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर नहीं है। तो आपको देखो मैंने जो रेशियो था उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया r स्क्वायर से। व्हाट इज r डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस? तो डेफिनेटली ये राइट साइड हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और यहां पर हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये जो रेशियो है K इंटू ई स्क्वायर अपॉन G इंटू ME अपॉन MP, ये किस रेशियो के इक्वल आ गया? इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स।
और फोर्स जो होता है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो इसलिए यहां पर भी m_l_t-2 और यहां भी m_l_t-2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1, मतलब m0 l0 t0। तो डेफिनेटली हमने प्रूफ कर दिया, चेक कर लिया, ये रेशो डायमेंशनलेस है। साथ ही साथ हमको इस रेशो की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यदि ये एयर में है तो आपको पता है k इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई इंटू एम पी। इस रेशो की यदि वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप सब जानते हैं कि ये k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। E इंटू ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों पर सेम। 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27। ये वैल्यूज को बच्चों जब रखोगे और सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करके देखिए, ये आएगा 2.3 इंटू 10⁻39। ये रेशो कितना आया है। तो आपको इससे ये समझ में आना है कि ये चीज क्या थी, बाय 1 के ई स्क्वायर अपॉन जी आई एम टी इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी 2.3 इंटू 10⁻39। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 2.3 into 10 to the power 39 times of gravitational force। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इनके मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उससे 10 to the power 39 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो वीक फोर्स है। हालांकि आप समझे इलेक्ट्रिक फोर्स का Fe इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और ग्रेविटेशनल फोर्स G 6.67 इंटू 10⁻11 M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इसका कोफिशिएंट देखो आप, और M1 M2 बाय R स्क्वायर इसका कोफिशिएंट देखो। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत स्मॉल है। जब आप 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। लेकिन उसी 10 को यदि 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा, 10 की जगह 1 आ जाएगा। तो हम जितना ज्यादा बड़ा कोफिशिएंट होगा प्रोडक्ट उतना बड़ा होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसका कोफिशिएंट बहुत लार्ज है, बिग है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कोफिशिएंट स्मॉल है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC and QD are given. QA +2 microcoulomb,
QB minus 5 microcoulomb, QC plus 2 microcoulomb, and QD minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the net force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर ये स्क्वायर है, ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर, डी, और ए पर चार्ज है प्लस 2 माइक्रोकूलम, बी पर है माइनस 5 माइक्रोकूलम, सी पर प्लस 2 माइक्रोकूलम और डी पर माइनस 5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? यहाँ पर प्लस 1 माइक्रोकूलम, साइड हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। इस पर फोर्स A B C D, मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3 4। तो बच्चों ये फर्स्ट चार्ज, सेंटर पर जो चार्ज है उसको 0 नेम दे देते हैं, O या 0। तो प्लस प्लस है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस फोर्स को अपन ऐसा बोल सकते हैं F01, फोर्स ऑन सेंटर बाय फर्स्ट। जबकि सेकंड चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो F2O या FO2। डी ये भी अट्रैक्ट करेगा, FO4, और थर्ड जो है इसको रिपेल करेगा, FO3। अब देखिए, यदि ये डिस्टेंस सपोज x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। फोर्स ऑन 0 by 1 is equal to 9 into 10 power 9 into 2 micro into 1 micro plus 1 micro है ना ये सेंटर पर, अपॉन x स्क्वायर। और यही फोर्स एक्चुअली में इस जो थर्ड चार्ज है वो भी लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, FO3। ऐसे ही FO2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेंटर बाय सेकंड चार्ज, अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा, 9 into 10 to the power 9 into 5 micro into 1 micro upon distance square। सेम फोर्स ये लगाएगा फोर्थ वाला FO4। तो आपको देखने मिल रहा है ये F01 को F03 चूंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही FO2 और FO4 ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इसलिए सेंटर पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। फिर नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8। 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb, QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum
what is the electric field at the midpoint O of the line joining line AB joining the two charges. तो बच्चों ये A चार्ज, ये B चार्ज, A पर 3 माइक्रोकूलम, इस पर -3 माइक्रोकूलम, इनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20 मीटर. What is the electric field at the midpoint O of the line AB? And second, if the negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power -9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? यदि इसी पर टेस्ट चार्ज रख दिया जाए Q नॉट, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है -1.5 into 10 to the power -9 कूलम. तो ये क्वेश्चन में बोला है if a negative test charge of magnitude placed at this point. तो पहले तो हमको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो पता है डेफिनेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is equal to the force experienced by unit positive charge when placed at that point. तो डेफिनेटली ये प्लस इसको रिपेल करेगा और माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा. तो दोनों की वजह से E1 और E2 फर्स्ट पॉइंट चार्ज भी रिपेल, फर्स्ट पॉइंट चार्ज इसको रिपेल करेगा, सेकंड अट्रैक्ट करेगा. दोनों की वजह से जो इंटेंसिटीज हैं E1 E2 सेम डायरेक्शन में होंगी और इसलिए सेंटर पर जो नेट इंटेंसिटी आएगी वो जाएगी E1 प्लस E2. E1 means intensity of electric field at midpoint due to first charge. E2 means intensity of electric field at midpoint due to second charge. तो ये जाएगा E naught is equal to 9 into 10 to the power 9. क्योंकि अपन को ये पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड करना है. पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है 9 into 10 to the power 9 into Q by R square. तो Q हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम, R मतलब ये डिस्टेंस 0.2 by 2 स्क्वायर प्लस सेम इंटेंसिटी इसकी वजह से होगी क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है. तो 9 into 10 to the power 9 into 3 माइक्रो divided by 0.2 by 2 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये इंटेंसिटी EO is equal to twice into 9 into 10 to the power 9 into 3 माइक्रो मतलब 10 to the power -6 divided by 0.2 by 2 मतलब 0.1 स्क्वायर. 0.1 मतलब 10 to the power -1 स्क्वायर 10 to the power -2. तो EO is equal to ये हो गया 3 into 2 6 6 into 9 52 54 10 to the power ये 2 ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा -5 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मिड पॉइंट पर 54 into 10 to the power 5. आप चाहें तो इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम. अब इस टेस्ट चार्ट पर जब नेट इंटेंसिटी आपको पता है और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है F upon Q naught, तो F is equal to Q naught into E. हमको क्वेश्चन में Q naught की वैल्यू गिवन है
1.5 into 10 to the power -9 और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है 5.4 into 10 to the power 6। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? प्लस टू माइनस। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का फोर्स कैसा लगेगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव टेस्ट चार्ज को और ये क्या करेगा? रिपेल। तो नेट फोर्स इस तरफ रहेगा टेस्ट चार्ज पर। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। The system has two charges 2.5 into 10 to the power -7 coulomb and QB is equal to -2.5 into 10 to the power -7 coulomb। ये तो डायपोल बनाएंगे, क्योंकि एक पर चार्ज, दोनों पर चार्ज इक्वल है, एक पर प्लस और एक पर माइनस। लोकेटेड एट द पॉइंट 0 0 -15 0 0 +15 so respectively what are the total charge and electric dipole moment of the system। भैया जहां तक बात है टोटल चार्ज की सिस्टम पर, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो Q is equal to Q1 plus Q2। जितना Q1 है, जितना Q1 है उतना Q2 है, एक प्लस है एक माइनस है, नेट चार्ज 0। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड डायपोल मोमेंट होता है Q into 2a, है ना? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन डायपोल एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो चलिए चार्ज की वैल्यू तो पता है 2.45 into 10 to the power -7। अब बचा है डायपोल की लेंथ। तो इनने क्या किया है, ए को रख दिया है नेगेटिव z एक्सिस पर और बी को रख दिया है पॉजिटिव z एक्सिस पर। देखो ना आप कोऑर्डिनेट देखो, ए का z कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और बी का देखो पॉजिटिव है, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन 30 हो गया इसका मतलब। तो 30 सेंटीमीटर क्या हो गई? डायपोल की लेंथ। तो यहां पर हो जाएगा 0.30। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये हो जाएगा 25/10 10 to the power -7। ये हो जाएगा 3/10। तो 25 into 3 75 10 to the power -5 कूलम मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अच्छा, डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कौन सा वाला है? बी वाला है, तो B to A रहेगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसका डायरेक्शन डायपोल ये हो गया और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? B to A, क्योंकि B जो है ना वो नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10th question, an electric dipole with dipole moment तो बच्चों 10th क्वेश्चन है ना, an electric dipole with dipole moment is aligned at 30 degree with the direction of
a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है 4 into 10 to the power -9 कूलम मीटर. थीटा दिया है 30 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम. हमको टॉर्क फाइंड करना है. टाउ का फॉर्मूला बोलो P into E into sin थीटा. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P into E into sin थीटा. तो फिर क्या बचा बच्चों? ये भी गिवन है 4 into 10 to the power -9. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 into 10 to the power 4 into sin थीटा गिवन है 30. sin 30 1/2 होता है. 2 से ये 2 हो जाएगा. 5 into 2 10 हो जाएगा. 10 से 10 to the power 5 हो जाएगा. 10 to the power -4 आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge 3 into 10 to the power -7 कूलम. ये हो गया पॉलीथीन. ये हो गया वूल. वूल से आपने इसको पकड़ के रब कर दिया. इससे पॉलीथीन पर चार्ज आ गया. कितना आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया 3 into 10 to the power -7 कूलम. इसका मतलब है कि वूल ने पॉलीथीन को इलेक्ट्रॉन दिए. भाई नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब पॉलीथीन भैया के ऊपर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया. तो क्या बोल रहे हैं वो आगे? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच. बताया ना, वूल से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं. फिर क्या नंबर फाइंड करना है? अरे तो Q इज इक्वल टू एनी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन. Q is equal to any, n is equal to Q by E. Q charge 3 into 10 to the power -7, E 1.6 into 10 to the power -90. ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए? वूल से पॉलीथीन पर. कितने? n. वूल से पॉलीथीन पर. पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज है ना. नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने एक्सेस? बच्चों इसको सॉल्व कर लेना. इसका आंसर आना चाहिए 1.875 into 10 to the power 12. फिर सेकंड पूछा इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. अरे क्यों नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए इतने सारे. एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg होता है. और आपने तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 कर दिए होते तो डबल मास ट्रांसफर हो जाता. आपने तो n कर दिए n. तो कितना मास इंक्रीज हो जाएगा पॉलीथीन का? पॉलीथीन जो है उसका मास चेंज होगा, इंक्रीज होगा. n into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. n यहां से सॉल्व करने से निकल आएगा. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 into 10 to the power -31 kg. इतना मास इंक्रीज हुआ. किसका? पॉलीथीन का. वूल का क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, इसलिए. तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 11. इसमें ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें डेल एमपी का मतलब है चेंज इन मास. इस पर पॉलीथीन पर तो प्लस का मतलब इंक्रीज होगा और वूल का डिक्रीज होगा.
उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, पॉलीथीन पर पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. Second, what is the force of repulsion if each charge is charged double the above amount and the distance between them is half? तो ये हो गया चार्ज ए, ये हो गया चार्ज बी, और ए पर चार्ज है, बी पर चार्ज है, दोनों पर चार्ज है 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. सेपरेशन है दोनों के बीच का 50 सेंटीमीटर। हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम लोग ऐसे ही सिस्टम में सॉल्व करते हैं। तो 0.5 मीटर। तो बच्चों हमको बताना है फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा क्योंकि लाइक चार्जेस है। और फिर सेकंड में बोला है कि ये चार्ज को डबल करा है और डिस्टेंस को हाफ, तो न्यू फोर्स। अरे भाई, फर्स्ट F1 is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 into Q2 same है इसलिए स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 0.5 स्क्वायर। ये एक्चुअली में जो मैंने वैल्यू लिखी है वो आप समझें क्या लिखी है। 9 into 10 to the power 9 into Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये F1 is equal to 9 into 10 to the power 9, Q हो जाएगा 6.5 10 to the power minus 7 स्क्वायर अपॉन 0.5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्स कौन सा रहेगा? रिपल्सिव। बाद में क्या किया आपने? चार्जेस को डबल और डिस्टेंस को कितना कर दिया? हाफ। तो न्यू फोर्स F2 is equal to 9 into 10 to the power 9, चार्ज 2q और डिस्टेंस r by 2 स्क्वायर। तो F2 is equal to 2 into 2 4 हो गया और ये r स्क्वायर by 4 हो गया। 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जाएगा 16 into 9 into 10 to the power 9 into q square by r square। तो F2 is equal to 16 into ये 9 into 10 to the power 9 into q square by r square की वैल्यू यहाँ पर निकल रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? F1। तो न्यू फोर्स जो होगा वो जो फर्स्ट केस का फोर्स है उसका 16 टाइम्स होगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करना है। 13 तो 13 के लिए बोर्ड